स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया और यूएस के बारे में। G7 समिट के साइडलाइन के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूएस के प्रेसिडेंट से मिले हैं। हमारे कंट्री का जो कंसर्न है वर्कर्स का सेफ्टी वेस्ट एशिया के वहाँ पे, उस कंसर्न को रेज किया गया। लार्जर वे के अंदर में हमारे जो वर्कर्स हैं वो वेस्ट एशिया के वहाँ पे वर्क को कैरी आउट करते हैं। और आप देखिए कि रिसेंटली हमारे कुछ वर्कर्स हैं जो सिर्फ वेसल के वहाँ पे प्रेजेंट थे, जिसको कि यूएस ने टारगेट किया, जिसमें कुछ हमारे वर्कर्स का डेथ है वो भी हुआ था। तो इंडिया के इस कंसर्न को देखते हुए यूएस ने रिस्पॉन्ड किया है कि यूएस और ईरान का जो डील है जब एग्जिस्टेंस में आएगा तो लार्जर वे के अंदर में वेस्ट एशिया के वहाँ पे जो पीस एंड स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर है वो किया जाएगा। स्टूडेंट्स, यूएस के प्रेसिडेंट ने इंडिया का जो ट्रेड डील है उसके बारे में भी मेंशन किया है। इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है वो फरवरी के मंथ के समय में उसका नेगोशिएशन कंप्लीट हुआ था। आने वाले समय के अंदर में जब ये डील एग्जिस्टेंस में आएगा तो बोथ कंट्रीज के बिटवीन में जो बाइलेटरल ट्रेड है वो यहाँ पे बूस्ट होगा। इस डिस्कशन के दौरान में यूएस के प्रेसिडेंट ने इंडिया को एज ए टफ नेगोशिएटर के रूप से भी मेंशन किया कि इंडिया एज ए टफ नेगोशिएटर के रूप से है। इंडिया ने उन एरियाज़ को ओपन नहीं किया है जिनको ओपन करवाने के रिगार्डिंग में यूएस का कंटिन्यूस पुश था। यूएस का पुश था कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर का एरिया है, इंडिया का जो डेयरी सेक्टर का एरिया है उसको ओपन किया जाए। और इंडिया ने आप देखिए कि अपना जो रिजर्व पोजीशन है उसको श्योर किया है कि इन एरियाज़ को ओपन नहीं किया जाएगा क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर में ये सेंसिटिव एरियाज़ हैं। यूएस का जो पुश है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के रिगार्डिंग में भी था कि यूएस की जो जीएम क्रॉप्स हैं उनको इंडिया में अलाउ किया जाए। प्रेजेंट समय के अंदर में हमारी कंट्री के अंदर आप देखिए कि ओनली वन जीएम क्रॉप है जिसको कि लार्जर वे के अंदर में अलाउ किया गया है। ये कौन सा क्रॉप है जिसको लार्जर वे के अंदर में अलाउ किया गया है? क्या जीएम कॉटन है या जीएम मस्टर्ड है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। और यूएस का पुश था कि वहाँ से जो मेज है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मेज है, उनको इंडिया के अंदर में अलाउ है वो किया जाए। हमारे यहाँ पे कुछ और भी जीएम क्रॉप्स अलाउ हैं बट वो पायलट बेसिस के ऊपर में कुछ रीजन स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर में ही उनको अलाउ किया गया। कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया के अंदर में उनका अलाउ है वो नहीं है, वो ओनली वन क्रॉप का ही है जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में मेंशन करोगे। स्टूडेंट्स, अदर कंट्रीज़ के साथ में भी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए हैं। जैसे जब भी डेयरी सेक्टर के बारे में मेंशन किया जाता है तो न्यूजीलैंड के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप देखिए कि सुपीरियर क्वालिटी के हुआ करते हैं डेयरी सेक्टर के अंदर में। और न्यूजीलैंड के साथ में भी हमारा जब एग्रीमेंट वहाँ पे डिस्कस हुआ है तो उसमें हमने डेयरी सेक्टर को अलाउ है वो नहीं किया कि वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ पे नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में रीड करें तो ईरान और यूएस का जो डिस्कशन है उसके बारे में है। मीडिया हाउसेस ने अपने रिपोर्ट्स के अंदर में मेंशन किया है कि कौन से एरियाज़ के ऊपर में बोथ कंट्रीज हैं वो एग्री हुए हैं। तो ईरान के जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार हम देखते हैं। ईरान के द्वारा आप देखिए कि एग्री किया गया है कि जो यूरेनियम का एनरिचमेंट उनके द्वारा किया गया था उसको डाइल्यूट किया जाएगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके गाइडेंस के अंदर में ये डाइल्यूशन प्रोसेस है यूरेनियम का यहाँ पे कैरी आउट होगा। ईरान को इसके रिस्पॉन्ड के अंदर में क्या यहाँ पे बेनिफिट होगा? ईरान के जो असेट्स हैं जिनको कि फ्रोजन कर दिया गया था यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा या कुछ अदर कंट्री जहाँ पे इनके फाइनेंशियल जो जो असेट्स हैं वो प्रेजेंट थे, तो जिनको भी फ्रोजन कर दिया गया था, फ्रीज कर दिया गया था, उनको अब ईरान है वो यूटिलाइज कर सकता है। ईरान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर में 300 यूएस डॉलर का यहाँ पे 300 बिलियन यूएस डॉलर का जो सपोर्ट है उसका यहाँ पे मेंशन है। 300 बिलियन यूएस डॉलर के सपोर्ट का है ईरान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि 14 पॉइंट्स का जो एग्रीमेंट है उसका मेंशन है कि 14 पॉइंट्स के ऊपर में कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट में एग्री होंगी। फ्राइडे का डे है जब ये एग्रीमेंट है वो साइन किया जाएगा। अब ये मीडिया हाउसेज का रिपोर्ट है, जब एग्जिस्टेंस में आएगा तो इनके डिटेल के बारे में इनके बारे में मेंशन होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि उड़ीसा के बारे में है। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और ऑर्डर्स दिए गए हैं। जिन भी पर्सनस ने आप देखिए कि वहाँ पे जो मिस्टेक्स हैं उनको प्रिंट किया है टेक्स्ट बुक के अंदर में। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के द्वारा आप देखिए कि टेक्स्ट बुक के अंदर में जो एरर हैं उनको मेंशन किया गया था। जैसे कि आप देखिए कि न्यूटन नाम के जो साइंटिस्ट हैं उनको एज ए पायलट के रूप से मेंशन किया गया है बुक के अंदर में। इसके अलावा जो अदर मिस्टेक्स हैं वो यहाँ पे ये हैं कि कर्नाटका का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, कर्नाटका का लेजिस्लेटिव असेंबली का आप बिल्डिंग देखना, काफ़ी आप देखिए कि काफ़ी ब्यूटीफुल वो बिल्डिंग है।
तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल्डिंग को उड़ीसा का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल्डिंग बताया गया है, वो भी यहाँ पे एक मिस्टेक है, तो उसको भी यहाँ पे रेज किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये उड़ीसा के बारे में था। उड़ीसा सीएम ने अब इंक्वायरी को यहाँ पे ऑर्डर दिया है। इंक्वायरी के अंदर में जो पर्सन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके अगेंस्ट में एक्शन है वो लिया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि जब भी उड़ीसा के बारे में मेंशन किया जाता है तो आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। जब हम हमारा नेशनल एंथम को आप देखिए कि जब हम नेशनल एंथम को गाया करते हैं तो उस समय आपने एक वर्ड को सुना होगा, उसके अंदर में उत्कल। उत्कल जो वर्ड है वो उड़ीसा का जो रीजन है उसी को मेंशन करता है हमारे नेशनल एंथम के अंदर में, जो उत्कल वर्ड है। इसके अलावा आप देखिए कि उड़ीसा का जो क्रिएशन है एज ए सेपरेट स्टेट के रूप से, बिहार और उड़ीसा एक सेम स्टेट है वो हुआ करते थे ब्रिटिश एरा के समय में। 1936 का वो समय है जब उड़ीसा को एज ए सेपरेट स्टेट है वो बनाया गया था। 1936 के अंदर में लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर में, इंडिपेंडेंस से काफ़ी पहले इसको एज ए सेपरेट स्टेट के रूप से मेंशन किया गया। उड़ीसा के जब हम एनिमल के बारे में रीड करते हैं, उड़ीसा का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है स्टूडेंट, तो सांबर डियर जो है उड़ीसा का स्टेट एनिमल के रूप से एग्जिस्ट करता है। जो सांबर डियर है उड़ीसा का एज ए स्टेट एनिमल के रूप से है। तो इस तरीके से पता होना चाहिए आपको। अभी आप देखिए कि रिसेंटली प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में एक जो स्टेट जो ट्री है उसके रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन आया था। अरुणाचल प्रदेश और आसाम का जो स्टेट ट्री था या स्टेट फ्लावर था, उसके बारे में एक क्वेश्चन है वो मेंशन था। वो न्यूज़ के अंदर में रहा होगा, अगर न्यूज़ में नहीं होगा तो आप देखिए कि हो सकता है कि आपको रैंडम क्वेश्चन मेंशन किया गया हो जिससे कि आप उसको स्किप कर सकें। आपका जो स्किप करने का भी जो टेंडेंसी है उसको भी प्रेजेंट समय में एग्जामिन करता है यूपीएससी यहाँ पे वियर्ड क्वेश्चन है उसको पूछ के। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स इनोवेशन के बारे में है। आप देखिए कि ये जो इनोवेशन का जो आर्टिकल है वो मेंशन इस वजह से हुआ है, रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के विजिट के लिए गए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का स्पॉन्सरशिप के अंदर में भारत इनोवेट्स 2026 का ये जो समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। अब आप देखिए कि ये समिट ऑर्गेनाइज हुआ है, बट जब भी हम इनोवेशन के बारे में रीड करते हैं, इंडियंस का जो इनोवेशन का कैपेबिलिटी है उसके ऊपर में आप किसी भी तरीके से डाउट है वो नहीं कर सकते। क्यों डाउट नहीं कर सकते? जब भी हम प्रेजेंट समय का जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी कंपनीज के बारे में देखते हैं, जितना भी लार्जर टेक्नोलॉजी का कंपनी है उन सभी के अंदर में इंडियन पर्सनस उनका प्रेजेंस हुआ करता है, जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, इंडियन आप देखिए कि इंडियन बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले पर्सनस का इन 500 जो टॉप कंपनीज हैं उनके अंदर में आप देखिए कि प्रेजेंस होना। तो क्या ये शो करता है कि इंडियन जो पर्सन है वो यहाँ पे किसी भी कंपनी को जो वहाँ पे सर्विस को कैरी आउट करना, जॉब को कैरी आउट करने में कैपेबल हैं, बट अपना कंपनी उनके द्वारा बिल्ड करना है वो डिफ़िकल्ट है। आप देखिए कि डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट यहाँ पे मिले, इंडिया के अंदर ही प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले, प्रॉपर उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, कैपिटल का सपोर्ट है वो यहाँ पे मिले, तो पॉसिबल है कि इंडिया के अंदर में भी इस तरीके से इनोवेटिव जो कंपनीज हैं, इनोवेटिव इकोसिस्टम है उसको डेवलप है वो किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इनोवेट्स और टू बी और बी टन का जो टाइटल है वो क्यों दिया गया है? वो टाइटल इस वजह से दिया गया है, एक एआई का मॉडल है जिसको कि यूएस ने रेस्ट्रिक्ट किया है, ओनली यूएस के जो पर्सन हैं वही उसको यूज है वो कर सकेंगे। तो इस तरीके से जब भी कोई इनोवेटिव, जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी पावर के अंदर में आएगा, एग्जिस्टेंस में आएगा, तो जो डोमिनेटेड पावर है वो आप देखिए कि अपना मोनोपोली है, अपना जो डोमिनेशन है उसको यूज करेंगे, उसके यूज के रिगार्डिंग में, उसके बेनिफिट के रिगार्डिंग में। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को इनोवेट्स करना है या किसी अदर कंट्री का आप देखिए कि मोनोपोली है उसका यहाँ पे शिकार होना है, तो हमें इनोवेट करने के अंदर में ही बेनिफिट करना चाहिए। हमारे यहाँ पे लार्जर वे के अंदर में जो स्टार्टअप्स हैं उनका प्रेजेंस है, स्टार्टअप्स का प्रेजेंस है, उन स्टार्टअप्स को इनोवेटिव वे के अंदर में हम यहाँ पे यूज करें। हमारे यहाँ पे जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसको सपोर्ट करवाई गवर्नमेंट यहाँ पे, और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, इन्वायरमेंटल मीन्स कि जो स्टार्टअप का इनोवेटिव इन्वायरमेंट हो, रेड टेपिज्म है उससे हम यहाँ पे जो नेग्लिजियंस है उसको किस तरीके से कर सकें, और जो गवर्नमेंट अप्रूवल हैं वो कैसे स्पीडी बेसिस के ऊपर में अलाउ हैं वो किए जाएं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, कोर्ट के जजमेंट के बारे में है। रिसेंटली आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कंपनसेशन का जो केस था कि रोड एक्सीडेंट के अंदर में किस तरीके से कंपनसेट करना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट उसको यहाँ पे डिलीवर किया है। केस का नाम है शिशुपाल सीसी राम वर्सेज सरजीत का ये केस है।
अब इसके अंदर में आप देखिए कि क्या क्या किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल है, उसके जजमेंट को हाई कोर्ट के वहाँ पे चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में जिसमें डिलीवर करते हुए कहा गया कि कोई भी पर्सन है जो घर के अंदर में रहा करता है, कोई भी पर्सन है जो हाउस मेकर है, घर में रहा करता है, तो उसका जो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट में जो उसका वैल्यू है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो कंपनसेशन के केस के अंदर में उनको 30,000 का पर मंथ का कंपनसेट है वो किया जाएगा, जिसका ओवरऑल यहाँ पे कैलकुलेशन बेसिस पे जो कंपनसेशन बताया गया है। बट ओवरऑल ये जो जजमेंट है वो रिकॉग्नाइज करता है होम मेकर्स का वैल्यू है उसको यहाँ पे। तो लार्जर वे के अंदर में हमारे यहाँ पे जो वुमेन्स हैं वो कि होम मेकर का रोल है वो प्ले करते हैं। अब आप देखिए कि ये यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट तो आया है, उनके वैल्यू को भी रिकॉग्नाइज करता है, बट यहाँ पे अदर एरियाज को भी कवर करने का ज़रूरत है। जो मेल पर्सन है जो हाउस होल्ड के अंदर में रहा करते हैं और होम मेकर का एक्टिविटी को रोल प्ले करते हैं, उनको भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने का ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखिए कि रिकॉग्निशन के अलावा यहाँ पे जो फीमेल का लेबर फोर्स का जो सप्रेस है, अनपेड जो डोमेस्टिक लेबर है उसको यहाँ पे बेसिकली एक रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको वैल्यू है वो दिया जाए, उसके बारे में भी ये मेंशन है कि सिर्फ ये कंपनसेशन के केसेस तक ही लिमिटेड ना हो, इनको अदर एरियाज़ के अंदर में भी एक्सपेंड करने का ज़रूरत है। रिसेंटली आप देखिए कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है, उन्होंने बेसिकली जो स्टेट का न्यू पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी है वो उसको लेके आए हैं। पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी को लेके आया गया, पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी। अब इस पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर में क्या अलाउ किया गया है, अलाउ ये किया गया है कि अगर थर्ड चाइल्ड का बर्थ होता है तो गवर्नमेंट जो है वो 30,000 का जो कैश इंसेंटिव जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। फोर्थ चाइल्ड का अगर यहाँ पे बर्थ होता है तो 40,000 का जो सपोर्ट है वो रहेगा। अब ये तो बेसिकली आप देखिए कि सपोर्ट के बारे में हुआ। वन टाइम इंसेंटिव जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट करेगा। अब क्या रीजन है इसके बिहाइंड में, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो फर्टिलिटी रेट है, आंध्र प्रदेश का जो फर्टिलिटी रेट है वो आप देखिए कि 1.8 है। 1.8 वहाँ पे फर्टिलिटी रेट है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल का जो रेट है 2.1 उससे आप देखिए कि काफ़ी बिलो है। 2.1 का जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे बिलो है। ये शो करता है कि वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइनिंग सिचुएशन में हैं, बट इस तरीके से डिक्लाइनिंग नहीं है कि जैसे वहाँ पे सडनली नंबर्स हैं वो डिक्रीज हैं वो होंगे। जब 1870s या 1970s और 1980s के समय में जब जापान और साउथ कोरिया के वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइनिंग फेज में गए थे। अब आप देखिए कि प्रेजेंट समय के अंदर में वहाँ पे 15 to 20 ईयर का एक टाइम पीरियड आएगा जब वहाँ पे इस तरीके से लार्जर वे के अंदर में जो सीनियर सिटीजन्स का जो नंबर है वो ज़्यादा रहेगा यंग पॉपुलेशन के कंपेरिजन के अंदर में। तो आंध्र प्रदेश का ये जो नंबर है वो 50 ईयर्स या 60 ईयर्स के बाद में रिफ्लेक्ट होगा वहाँ के पॉपुलेशन के कंपोजिशन के अंदर में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये इस तरीके से सपोर्ट के बारे में था। ओवरऑल जो पॉपुलेशन के नंबर्स हैं उनको हमने देखा। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे जो ड्रॉपिंग फर्टिलिटी रेट को तो बता दिया गया, बट क्या वन टाइम जो इंसेंटिव है वो ये कैपेबल है क्या उनको सपोर्ट करने के लिए, मोर चाइल्ड हैं उनको यहाँ पे बर्थ करने में ये जो सपोर्ट है वो बेनिफिशियल है क्या। तो बेनिफिशियल इस तरीके से नहीं है कि सभी बेसिक फैसिलिटीज़ को नहीं कवर किया गया है। बर्थ के समय में 30,000 या 40,000 का जो सपोर्ट देना, सभी जो फैसिलिटी हैं जो ओवरऑल एक पर्सन है उसका ह्यूमन के रूप से डेवलप करने में जो रोल प्ले करते हैं उन सभी का सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। सेकंड आप देखिए कि क्या ये जो इंसेंटिव है वो नेसेसरी है क्या, नेसेसरी आप देखिए कि नहीं है। कोई ओवरऑल जो पॉजिटिव रोल है वो यहाँ पे नहीं प्ले करेगा। रिसेंटली यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का जो पॉपुलेशन फंड है उनके द्वारा भी आप देखिए कि फाइनेंशियल बैरियर है उसका अपना रिपोर्ट के अंदर में मेंशन है कि कैसे जो फाइनेंशियल बैरियर है एक रोल प्ले करता है पॉपुलेशन ग्रोथ के रिगार्डिंग में। तो पॉपुलेशन फंड का भी वो रिपोर्ट है उसमें ये मेंशन किया गया है। ये अलग अलग यहाँ पे पैरामीटर्स हैं जिनको कि इस रिपोर्ट में कवर किया गया। आरबीआई के रोल के बारे में है, आरबीआई का इम्पोर्टेंस है वो क्या है, कैसे उसका जो फिजिकल रोल है वो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, फिजिकल रोल का ग्रोइंग के रीजन्स हैं वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जब भी हम किसी सेंट्रल बैंक के बारे में रीड करते हैं
तो उसके इम्पोर्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर में आप देखिए कि सेंट्रल बैंक है वो एक इम्पोर्टेंट रोल इस वजह से प्ले करता है कि गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है उसके रिगार्डिंग में गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अलावा आप देखिए कि टैक्स बोरोइंग का जो कंडीशन है, टैक्स है, बोरोइंग है, इन्फ्लेशन है, करंट जो वहाँ पे करंट जो आप देखिए कि वहाँ का इकोनॉमी का जो सिचुएशन है, उन सभी के रिगार्डिंग में जो आरबीआई है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बट इकोनॉमिकल कैपिटल फ्रेमवर्क के थ्रू आरबीआई के द्वारा, आरबीआई मीन्स उन कंट्रीज का जो सेंट्रल बैंक होगा वो रोल प्ले करता है। अब आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उन्होंने इकोनॉमिकल कैपिटल फ्रेमवर्क के थ्रू कुछ पैसा है उसको भी सरप्लस जो पैसा है उसको ट्रांसफ़र किया था गवर्नमेंट को, जो पहले 60,000 70,000 के आसपास आया करता था, वो आप देखिए कि 2.8 लाख यहाँ पे लाख करोड़ है जो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। तो आरबीआई का बैलेंस शीट के अंदर में इम्प्रूवमेंट हुआ है ओवर द ईयर्स, यहाँ पे बैलेंस शीट में इम्प्रूव हुआ है। नॉन टैक्स का ये रेवेन्यू है, तो आप देखिए कि स्टेट्स के साथ में भी ये जो डिवाइड है वो नहीं किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो फिजिकल रोल के अंदर में आरबीआई का जो यहाँ पे प्रेजेंस का इंक्रीज होना उसका ओवरऑल यहाँ पे मेंशन है। फिर स्टूडेंट्स, इंडिया और रसिया का जो रिसेंटली एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन हुआ उसके बारे में है कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट जो यहाँ पे साइन हुआ है इंडिया और रसिया का, जिसको कि आप देखिए कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के नाम से भी जाना करते हैं, रिलोस इसके नाम से भी जाना करते हैं। अब इसमें अल्टीमेट क्या है, इसमें एक 3000 का कैपिंग है कि 3000 तक जो सोल्जर्स हैं उनका प्रेजेंस रहेगा यहाँ पे। प्रेजेंस का मीनिंग ये नहीं है कि उनका यहाँ पे कोई बेस है वो डेवलप होगा। अब इसी का कंसर्न सोशल मीडिया के ऊपर में या जो डिस्कशन है उसमें यही बताया गया कि रशियन सोल्जर्स का जो यहाँ पे स्टेशनिंग है उसको अलाउ किया गया है। स्टेशनिंग अलाउ नहीं है, लॉजिस्टिक जो सपोर्ट एग्रीमेंट है उसका अल्टीमेट पर्पज़ यही हुआ करता है। एक तो ये मिलिट्री एग्रीमेंट है, मिलिट्री एग्रीमेंट हमने और भी काफ़ी सारे कंट्रीज से साइन किया है लॉजिस्टिक के रिगार्डिंग में कि वहाँ का जो फोर्स है वो इंडिया में आ सकते हैं एक्सरसाइज के रिगार्डिंग में, कि एक्सरसाइज कंडक्ट होगा तो उसके लिए वो विजिट कर सकते हैं। कोई भी मेंटेनेंस है, कोई भी मेंटेनेंस करना, कोई भी रिपेयर करना, ऑपरेट करना, उसके लिए भी वो आया कर सकते हैं इंडिया के अंदर में। और ये 3000 का मैक्सिमम लिमिटेशन है। यूएस के साथ में भी हमारा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको कि हम लिमोवा के नाम से जानते हैं। लॉजिस्टिक एक्सचेंज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है जो 2016 में हमने यूएस के जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं उसके थ्रू इसको साइन किया था। और भी 9 अदर कंट्री हैं जैसे कि यूके है, फ्रांस है, वियतनाम है, जापान है, सिंगापुर है, इन सब के साथ में भी हमारा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन हुए हैं। उनका अल्टीमेट पर्पज़ यही होता है कि एक दूसरे के साथ में जो डिफेंस फोर्स है वो अपना सपोर्ट यहाँ पे करें। आप देखिए कि रैगिंग जो है उसको बैन किया गया है। एक जो डेंटिस्ट का जो कॉलेज है, डेंटल कॉलेज, उसके अंदर में कुछ 12 स्टूडेंट्स हैं जिनको कि यहाँ पे सस्पेंड किया गया है रैगिंग की वजह से। रैगिंग हमारे यहाँ पे बैन है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उसमें किसी भी तरीके से कोई स्टूडेंट को जो इस तरीके से मेंटल टॉर्चर है वो ना किया जाए, इस वजह से इनको बैन है वो किया गया। बांग्लादेश के जो पीएम के एडवाइज़र हैं उन्होंने पहले आप देखिए कि इंडिया के अगेंस्ट में कुछ सेंटीमेंट्स हैं उनको इश्यू किया था, एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स दिए थे। हमारे यहाँ पे एक पॉलिसी है कि कोई भी पर्सन इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देता है तो उसको उसका जो ट्रैवल है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन उसके मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए वो आए थे। जब उनको इस तरीके से आप देखिए कि अलाउ नहीं किया गया, वापस से वो रिटर्न किए हैं। रिम एसोसिएशन का मीटिंग है वो इंडिया में हुआ था जिसके अंदर में आप देखिए कि कनाडा को एज ए ऑब्जर्वर नेशन के रूप से भी मेंशन किया गया कि कनाडा को आने वाले समय में जब इंक्लूड किया जाएगा तो उसके बारे में डिस्कशन है वो होगा। फिर आप देखिए कि डिफेंस प्रोडक्शन को बताया गया है जो इंक्रीज हुआ है उसको भी यहाँ पे मेंशन है। हमारे यहाँ पे जो कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एवरी टाइम आप देखिए कि उनका यूज हुआ करता है जिनको कि टॉप के नाम से हम जाना करते हैं, टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो। जो टॉप का आप देखिए कि टॉप के रिगार्डिंग एक मिशन भी चलाया गया था, बाद में सभी जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं उनको टोटल के थ्रू इंक्लूड कर दिया गया था कि टॉप के अलावा सभी जो एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रोडक्ट है वो भी इसका पार्ट रहेंगे। और इसका अल्टीमेट पर्पज़ क्या था कि इनका जो प्राइस है उसमें स्टेबिलिटी रही।
आप जब भी आप देखिए कि मानसून का समय आता है या कोई भी जो सीजन के अंदर में चेंज होगा तो कभी ना कभी लिटिल बिट प्राइस है वो हाइक करता है। टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो का जो प्राइस है वो यहाँ पे लिटिल बिट इंक्रीज हुआ है। फार्मर्स को जो जो जिस तरीके से रिटर्न मिलना चाहिए वो यहाँ पे रिटर्न है वो नहीं मिला है। निकोबारी के बारे में है, निकोबारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो वहाँ पे इलेक्शंस को अपोज करती है। जो इलेक्शन रूल्स को वहाँ पे ड्राफ्ट किया गया है निकोबार के वहाँ पे, तो उनको अपोज किया गया है उनके द्वारा। कंटिन्यूस आप देखिए कि निकोबारी नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन्होंने अपने कंसर्न्स रेज किए हैं। फिर आप देखिए कि जो डिजिटल स्कैमर के रूप से जो पर्सन है उनको पैरासाइट के रूप से बताया गया है कोर्ट के वहाँ पे, और उनको बेल है वो डिनाई किया गया है, जो कि साइबर फ्रॉड के अंदर में कंटिन्यूस इंगेज वो पर्सन है। बांग्लादेश का एक प्रपोजल है कि वो पद्मा जो रिवर है उसके ऊपर में बैरेज को वो डेवलप करें। अल्टीमेट यहाँ पे गेन क्या है कि वोटर का जो पावर है उसको रीसेप किया जाए बांग्लादेश के वहाँ पे, इस कम्प्लीटली रीडिजाइन वे में वोटर पावर है उसको वहाँ पे किया जाए। यूनिवर्स का जो एक्सपेंड है गंगा रिवर का ही आप देखिए कि बांग्लादेश के वहाँ पे जो एक्सटेंशन है उसको पद्मा के नाम से जाना करते हैं। गंगा के वहाँ पे जो फरक्का बैराज है वो इस्टेब्लिश है इंडिया के अंदर में, और उसी के एक्सटेंशन वे के अंदर में जो पद्मा बैराज है उसको बांग्लादेश से वो डेवलप करने के जो प्रपोजल है वो यहाँ पे है। अब कितना वोटर उसमें शेयर करना है यह भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको जस्ट एज ए प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूस एक्सपेंड का सिचुएशन में है, उसको यहाँ पे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूस एक्सपेंशन का सिचुएशन में है। रसिया के जो लीडर हैं, रशियन जो लीडर हैं उनके द्वारा आप देखिए आसियान लीडर्स के साथ में डिस्कशन है वो किया गया है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, पहले 10 कंट्रीज़ का ये ग्रुप हुआ करता था। फिर आप देखिए कि तिमोर लिस्ते नाम का जो कंट्री है, तिमोर लेस्ते नाम का जो कंट्री है वो इसको ज्वाइन करता है। अब ये 11 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है आसियान जो है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यूक्रेन को प्रेशराइज करने का कोशिश किया गया है रसिया के साथ में, इस तरीके से आसियान कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशन के थ्रू। यूरोपियन लॉ मेकर्स के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, माइग्रेशन का जो रूल्स हैं, माइग्रेशन के जो रूल्स हैं उनको लिटिल बिट यहाँ पे डिफ़िकल्ट किया गया है कि माइग्रेशन है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर में रहेगा। उन पर जो माइग्रेंट पर्सन है उनके डिटेंशन के बारे में भी वहाँ पे मेंशन है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर एरिया के बारे में मेंशन है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। साउथ कोरिया के बारे में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए, एक तो आप देखिए कि उनका जो बाउंड्री एरिया है, इसके अलावा इनका एक आइलैंड भी है, जेजू आइलैंड उसको बोला करते हैं। जेजू इनका एक आइलैंड है जो कि इनके नियर बाई एरियाज के अंदर में सिचुएटेड है साउथ कोरिया का। और आप देखिए कि वहाँ पे सुपर एजिंग का भी पॉपुलेशन है कि मोर देन 20% का जो पॉपुलेशन है वो 60+ एज ग्रुप से बिलोंग करता है। फिर इजराइल का है, इजराइल आप देखिए कि पैलेस्टीनियन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एक कंसर्न को रेज किया है वेस्ट एशिया के वहाँ पे, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। यूएस और ईरान का जो डील है उसके बारे में मेंशन है कि कैसे रेस्ट्रिक्शंस है उनको रिमूव करेगा, कैसे यहाँ पे इंश्योरेंस और बैंकिंग का जो एक्सेसिबिलिटी है उसको ईरान है वो इंश्योर करेगा इस डील के एग्जिस्टेंस में आने के बाद में, और ईरान जल्द ही इस जो डील है उसको साइन करेगा। वाटर सिक्योरिटी को एज ए सेंट्रल पिलर ऑफ विकसित भारत के रूप से मेंशन किया गया। अब आप देखिए कि ये हमारे जो जल शक्ति के जो मिनिस्टर हैं उन्हीं का ये आर्टिकल है। वाटर सिक्योरिटी क्यों सेंट्रल है विकसित भारत के लिए। 2047 का हमारा एक टारगेट है कि हमें जो डेवलप्ड इंडिया है, जो विकसित भारत है, उसको अचीव करना है। वाटर सिक्योरिटी इस वजह से इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि वाटर आप देखिए कि एक असेंशियल यहाँ पे एक असेंशियल वैल्यू है उसको कैरी आउट करता है। चाहे आपको ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट करना हो, ह्यूमन के लिए तो आप देखिए कि असेंशियल प्रोडक्ट है ही जिसको डेली बेसिस पे यूज करना है। चाहे अगर ह्यूमन के अलावा अगर हम देखें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग में, तो उसके लिए भी वाटर है उसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताया गया। तो ओवरऑल उसका एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए। कैसे हमने क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करने के लिए जल शक्ति मिशन है उसको लॉन्च किया था रूरल एरियाज के वहाँ पे। कैसे आप देखिए कि क्वालिटी वाटर है, जो पोर्टेबल वाटर है वो फंक्शनल यहाँ पे जो टैप है उसके थ्रू हर एक घर के थ्रू पहुँच सके। कैसे वुमेन्स जो हैं वो अपना वर्क करने के लिए या वाटर कलेक्शन में अपना टाइमिंग का जो उनका लॉस हुआ करता था उसको यहाँ पे बचाया जा सके इस जल शक्ति जो अभियान है उसके थ्रू में। तो वाटर सिक्योरिटी को एक सेंट्रल पिलर के रूप से बताते हुए इन्हीं सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन है वो किया गया है कि कैसे विकसित भारत को अगर हमें अचीव करना है
तो वाटर सिक्योरिटी है उसको भी इंश्योर करना होगा हर एक हाउस होल्ड के वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।